हॉस्पिस जो होता है ये क्या होता है? उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अस्पताल की व्यवस्था और आश्रम का वातावरण। जो आपका विद्यालय है और जो सरकारी विद्यालय है, इनके बच्चों में क्या अंतर देखती है? आज किसी विद्यालय में बच्चों को पंचांग के बारे में नहीं बताया जाता। अब तो लड़कियां सरेआम बिना किसी संकोच के सिगरेट पीती दिख जाती हैं। जो लोग नशे का सेवन नहीं करते, क्या उनको भी कैंसर होता है? सांस तो ले रहे हैं ना, सांस तो ले रहे हैं। आज दिल्ली में रहने वाले लोग सांस क्या प्योर ले पा रहे हैं? आप सब्जी तो खा रहे हैं, दालें तो खा रहे हैं, आप दूध कितना प्योर पी रहे हैं? फूड एडल्ट्रेशन से तो नहीं बच सकते। कितना स्प्रे हो रहा है दवाइयों का, और वो दवाइयों का जो स्प्रे है वो हमारे शरीर में जहर बन के जा रहा है, और ये कैंसर जैसी बीमारियां इसीलिए आ रही हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि कैंसर से बचा जा सके? अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कीजिए। कुल मिला के हम लोगों का उद्देश्य जो है वो ये है कि एडिंग लाइफ टू द डेज व्हेन डेज कैन नॉट बी एडेड टू लाइफ। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। अपने आप को अलर्ट रखिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर अर्ली स्टेजेस में समझ में नहीं आती। कैंसर के जो अंतिम क्षणों के रोगी हैं, उनकी सेवा करना, वो प्रकल्प कैसे शुरू? मेरे पास एक आदिवासी लड़की रहती थी, अनीता नाम था उसका। 2008 में उसको कैंसर हुआ। लोग ये भी कहते थे कि जिन्होंने बचना ही नहीं उन पे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। इलाज करवाया, परंतु 2010 में अंततः हम उसको नहीं बचा सके। दीदी, मैं आपके हर शब्द को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत महान व्यक्तित्व थे। ईसोफेगस का कैंसर था उनको, और मित्रों नमस्कार। द फर्स्ट टॉक में आज हमारे साथ एक महान व्यक्तित्व है। मृत्यु जीवन का सत्य है, और आज के समय हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी मृत्यु तो होनी ही है, बहुत शांति से, बिना किसी कष्ट के हो। लेकिन ये सब कर्मों पर है, ऐसा सनातन में कहा जाता है। कुछ लोगों की मृत्यु बहुत कठिनाई, तकलीफ और दर्द से होती है, और यदि उन अंतिम क्षणों में कोई आपका साथ छोड़ दे, कोई आपके साथ ना हो, ये जीवन का सबसे कठिन दौर होता है। और इसी दौरान यदि कोई आपका हाथ थाम ले, कोई आपको गले लगा ले, बस आपको ऐसा लगता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में सब कुछ मिल गया। हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आज आपको मिलाने वाले हैं, एक ऐसे संत से आपको मिलाने वाले हैं जो अपने प्रवचन में मोह माया त्याग के सिर्फ प्रवचन नहीं देता, वो आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक महान संत ज्ञानेश्वरी दीदी, हम सबकी बहन, हम सबकी बड़ी बहन, हम सबकी माता स्वरूप बहन, जो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रही हैं, और उसके साथ साथ कैंसर के जो रोगी अंतिम क्षणों में रहे, बहुत कष्ट में है, शायद उनके घर वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया है, उनके जीवन को बचाने का प्रयास करती हैं। और यदि जीवन नहीं बच पाता है तो उनके अंतिम क्षण शांति से भगवान की प्रार्थना करते गुजरे। इतना महान काम करने वाली परम पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी आज द फर्स्ट टॉक के शो में है। दीदी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप बहुत महान काम कर रही हैं। हमारे दर्शकों को, हमारे लाखों दर्शकों की ओर से आपको प्रणाम, चरण स्पर्श। दीदी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये भगवा आपने कब धारण किया और कैसे आपके मन में सनातन और भगवा छा गया? मेरा संन्यास तो 1998 में हुआ था, हरिद्वार के महाकुंभ में, लेकिन मैंने घर छोड़ा था 1992 में। और ये सब हो पाया मेरे परमाराध्य गुरुदेव पूज्यपाद ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज की कृपा से। हमारे गुरुदेव हमें विरासत में मिले। मैं बहुत छोटी थी, शायद 3 या 4 वर्ष की, तब से गुरुदेव को देखा था,
और हमारे नाना भी गुरुजी के शिष्य थे। माता पिता विवाह से पहले गुरुजी से दीक्षित थे और इसी कारण विरासत में गुरुदेव का दर्शन, उनका मार्गदर्शन, उनकी फ़िलॉसफ़ी और साइंटिफिक थॉट्स जो थी वो बच्चेपन से सुनते आ रही थी। और जब बड़े हुए तो लगा कि अपने लिए तो जीवन सब कोई जीते हैं, गुरुदेव के मार्गदर्शन में समाज के लिए कुछ करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। बस इसी सोच के साथ 1992 में मैंने घर छोड़ा था। दीदी, जब हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर बने, जब आपने अपने घर में ये बात बताई कि आप तो सब कुछ त्याग करके सनातन की सेवा में जाना चाहते हैं, क्या माहौल था? क्या क्या कहा आपके मम्मी पापा ने? पहली बार तो संजीव जी सभी माता पिता को शौक लगता है, मेरे माता पिता को भी लगा था। परंतु क्योंकि वो गुरुजी से बहुत समय से परिचित थे, गुरुजी से बहुत प्रभावित थे और गुरुदेव हमारे पूरे परिवार का एक अंग हमेशा से रहे थे, तो माताजी ने एक ही बात कही थी कि अगर तुम्हें इस मार्ग का चयन करना है तो ये वन वे है, जी, जी। केवल जाने का रास्ता है, लौटने का रास्ता नहीं है, क्योंकि लौटने का रास्ता होगा तो उसमें गुरुदेव का अपमान होगा। और पिताजी ने कहा कि तुमने अपने आप ये बात डिक्लेयर कर दी, हमसे कहती तो हम गौरव से जाके गुरुदेव से कहते कि मेरी बिटिया संस्था के लिए काम करेगी, राष्ट्र के लिए काम करेगी, धर्म का काम करेगी। जहाँ तक रही पढ़ाई की बात, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में करके ही घर से निकली थी और उसके बाद भी गुरुजी ने कहा कि तुम आगे पढ़ो। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से कैंपस से एमए फ़िलासफ़ी किया, फिर उसके बाद योग में बीएड किया, फिर एमएड किया और कंप्यूटर एजुकेशन मैंने यूके से ली। तो पढ़ाई के मामले में गुरुदेव हमारे बहुत एडवांस थे। उनको लगता था कि यदि सन्यासी स्वयं शिक्षित नहीं है तो मार्ग समाज को मार्ग नहीं दिखा सकता। बिल्कुल, अगर सन्यासी स्वयं शिक्षित नहीं है तो वो पुरातन पंथी बात करते हैं। आज के बच्चों को वो नहीं बता पाते बिल्कुल, जो बच्चे सनातन से जुड़े। आज की पीढ़ी को कन्विंस करने के लिए हमें पहले उनके विषयों का खुद को ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दीदी, हम स्वामी जी बाबरा जी महाराज के विषय में जानना चाहते हैं कि क्या उनका प्रभाव था, क्या उनके कार्य थे? हमारे गुरुदेव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्संग, सेवा इन सब के माध्यम से भारत ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर केंद्र खोले। आज पिछले 52 वर्षों से यूनाइटेड किंगडम में हमारी संस्था काम कर रही है, अमेरिका में काम कर रही है, कनाडा में, हॉलैंड में, दक्षिण अमेरिका में, सूरीनाम, त्रिनिदाद, इन सब देशों में जगह जगह पर हमारी संस्था काम कर रही है। और सब जगह केवल जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनमें नहीं, जो वहाँ के एनआरआईज़ को छोड़कर जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनमें भी गुरुजी ने भारतीय दर्शन का, भारतीय विचारधारा का, योग का, वेद का, उपनिषद का प्रचार किया। और जिन विदेशियों को उस समय गुरुदेव ने पढ़ाया, आज वो विदेशी लोग आगे अपनी कम्युनिटी के लोगों को वही भारतीय जो वैदिक विज्ञान है उसको पढ़ा रहे हैं और गुरुदेव के विचारों को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल दीदी, अब तो जिस तरीके का माहौल है पूरी दुनिया में, ऐसा लगता है कि निसंदेह भारतीय सनातन परंपराओं का, ज्ञान का पूरी दुनिया में लोगों को आवश्यकता है। अगर जितना ये भारतीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे उतनी शांति होगी, बिल्कुल। उतने युद्ध कम होंगे, उतनी लालच कम होगी। तो ये तो बड़ा भारी काम किया गुरुदेव ने और आपको तैयार करके जबलपुर भेज दिया। मैं ही नहीं, मेरे जैसे 30 सन्यासी और हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। दीदी, आपका ये जबलपुर आना कैसे हुआ? मैं समझती हूँ नर्मदा मैया की मेरे ऊपर कृपा थी कि अपने तट पर वास दिया। 1999 में हमारा जबलपुर में ग्वारी घाट में जो विद्यालय है उसकी स्थापना परमाराध्य गुरुदेव ने ही की थी। और 95 से लगातार जब भी गुरुदेव मध्य प्रदेश आते थे तो मुझे ये मेरे ऊपर ये उन्होंने कृपा की कि हर बार मुझे साथ लेकर आते थे और यहाँ की वर्किंग, यहाँ की परिस्थितियाँ, विशेष रूप से वनवासी क्षेत्रों में आज क्या परिस्थितियाँ हैं, इन पर काम करने की हमें किस लेवल तक की आवश्यकता है, ये गुरुदेव ने लगातार निर्देश दिए। और
मैं 1999 में यहाँ विद्यालय की स्थापना हुई और दुर्भाग्यवश 2002 में गुरुदेव का शरीर शांत हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसी के लिए गुरुदेव ने तैयार किया है। तो 2003 से लगातार मैं जबलपुर में ही हूँ और यहाँ आकर पहले विद्यालय की व्यवस्था को ठीक किया, छात्रावास रहा हमारे पास। सन 2000 से यहाँ पर वनवासी बच्चों के लिए छात्रावास भी रहा। 10 बच्चों से हमने 99 में विद्यालय प्रारंभ किया था। आज 600+ स्टूडेंट्स हमारे पास विद्यालय में पढ़ते हैं और नर्सरी से 12th क्लास तक ये 0 फीस स्कूल है। बिल्कुल। अब जब स्कूल व्यावसायिक हो गए हैं, जब स्कूलों में लूट मची है, जब दीदी का स्कूल जो है वो 0 फीस पर है, मतलब दानदाता जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चे सफल बने। दीदी ये बताइए कि जो आपका विद्यालय है और जो सरकारी विद्यालय है और जो निजी विद्यालय है, इनके बच्चों में क्या अंतर देखती हैं आप? हमारे विद्यालय में हमारी जो गुरुजी ने हमें एक मार्ग बताया कि हमें हमारे यहाँ विद्यालय खोलने का उद्देश्य जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रोफेशन फॉर आवर टीचर्स एंड फॉर अस, इट्स अ मिशन। शिक्षा हमारे लिए एक मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में तैयार किए जाते हैं, उन बच्चों में यदि हमें बच्चों को सुसंस्कृत करना है, सुशिक्षित करना है, तो अध्यात्म युक्त भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना जब तक हम उनके चित्त में नहीं करेंगे, तब तक हम आदर्श नागरिक तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को शिक्षा, संस्कार, अध्यात्मवाद और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद, जो बच्चे हम तैयार कर रहे हैं उनका राष्ट्र के प्रति भी उतना ही समर्पण होना चाहिए। ये हमारे यहाँ के विद्यालय में बच्चों के अंदर आप विशेषता देखेंगे। और हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। इसी वर्ष के जो हमारा मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं का जो रिजल्ट आया, उसमें स्टेट मेरिट में 7th रैंक में हमारे विद्यालय का बच्चा आया है। हमारे यहाँ से बच्चे IIT बहुत बढ़िया। मुंबई क्लियर करके आज सरकारी जॉब्स में हैं। बहुत बढ़िया। और बच्चे क्या बात है। जी, बच्चे जो वनवासी बच्चे हमारे पास रहे, वो बच्चे आज पढ़ लिख के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वनवासी क्षेत्रों में ही सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और जिन मूल्यों को हमने उनमें बच्चों में आरोपित किया था, आज वो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हीं मूल्यों की स्थापना पुनः कर रहे हैं। बिल्कुल दीदी, आजकल के बच्चों में अगर सबसे ज़्यादा कमी देखी जा रही है, तो वो यही है कि राष्ट्रवाद और जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं वो सबसे कम होते हैं, जिन्हें आप जागृत कर रही हैं और रोपित कर रही हैं। जो जो आपने बीज रोपण किया है राष्ट्रवाद का, निसंदेह ये तो फल देगा। जी। और वो बच्चे, सैकड़ों बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं, वो सैकड़ों राष्ट्रवादी बच्चे पैदा होंगे। और अधिकारी भी बनेंगे तो राष्ट्रवादी अधिकारी जी बनेंगे। जी, बिल्कुल। जिनका राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, जो घूस नहीं लेंगे, जो लोगों के प्रति मानवता रखेंगे, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। हमारी जो पीढ़ी राष्ट्र को आगे संभाले, उनके अंदर इन गुणों का होना बहुत आवश्यक है। दीदी सरकार जो बहुत ज़्यादा कर रही है, बता रही है कि वो आदिवासी बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कमियां हैं जिनके कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, या आपके आश्रम में आते हैं? देखिए, हम तो जितना कर रहे हैं वो अथाह सागर में एक बूंद के समान है। और मैं समझती हूँ कि हम केवल सरकार को दोष नहीं दे सकते। हर एक व्यक्ति, सरकार सरकारी विद्यालय प्रारंभ कर सकती है, विद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन उन विद्यालयों में काम करने वाले जो लोग हैं, वो तो आप हम में से ही हैं। अगर हम अपने अंदर वो निष्ठा, वो डिवोशन लेकर नहीं चलेंगे, तब बात नहीं बनेगी। देखिए, सड़क पर काम करने वाला एक मजदूर अगर ये सोचता है ना कि मैं अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ, पैसा उसको तब भी मिलेगा। लेकिन अगर उसकी सोच में केवल इतना अंतर आ जाए कि मैं अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, तब उसका किया हुआ पैसा तो उसको तब भी मिलेगा। जी, जी। लेकिन उस केवल अपने लिए सोचना और राष्ट्र के विकास के लिए सोचना, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक वो केवल अपने लिए सोच रहा है, तब उसका किया हुआ कर्म जो है वो कर्म भोग है। परंतु जिस दिन वो ये सोचेगा कि मैं अपने राष्ट्र के विकास के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने देश की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तब उसका किया हुआ कार्य कर्म योग बन जाएगा।
पहले वो कामना थी, अब वो भावना बन जाएगी। जिस दिन हर व्यक्ति वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, भले वो सरकारी दफ्तर में है, सड़क साफ कर रहा है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर भी है, जब तक वो केवल अपने लाभ के लिए सोचकर कर रहा है तो वो कर्म भोग है। परंतु यदि वो समाज के कल्याण और राष्ट्र के निर्माण के लिए सोच के कर रहा है, उसका पारिश्रमिक उसको तब भी मिलेगा, लेकिन तब उसकी कामना जो है वो भावना में बदल जाएगी। ये अंतर है हमारी भारतीय सोच क्या में। बात कही आपने कि कर्म भोग और कर्म योग क्या होता है। कर्म योगी वो है जो भी काम कर रहा है, वो छोटा है या वो बड़ा ईश्वर है, की संरचना समझ के कर रहा है। ईश्वर और का हमारे काम कर यहाँ रहा तो शास्त्रों में राष्ट्र को ही राम का रूप कहा गया है। है। जी राष्ट्र ही राम है, राम ही राष्ट्र है। हमारे यहाँ राष्ट्र को राष्ट्र पुरुष कहा गया है, और राष्ट्र पुरुष की संरचना में किया गया हर कार्य जो है वो कर्मयोग है। भगवान के लिए किया गया कार्य है। और हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक जो हैं, जिनके लिए ये काम किए जा रहे हैं, वो सब भगवान का स्वरूप है। दीदी ये बताइए कि और क्या आप बच्चों को पढ़ाती हैं और क्या विशेष देती हैं उनके मन में जिससे वो राष्ट्रवादी बन जाते हैं। देखिए संजीव जी, जो बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है करिकुलम, वो तो हर स्कूल का एक ही रहेगा। वो तो मध्य प्रदेश जो सरकार जो का है। मध्य प्रदेश सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या पंजाब सरकार हो, जी जो भी स्टेट का या सेंटर का करिकुलम होगा, एनसीईआरटी की बुक्स में सिलेबस होगा, वो क्लासरूम में तो सबका सेम रहेगा। लेकिन अगर क्लासरूम के सिलेबस के अलावा हम अगर बच्चों को कुछ से दे सकते हैं, तो वो सवेरे विद्यालय प्रारंभ होने से पहले की 40 मिनट की असेंबली जो है, उसमें आप बच्चों को हम दूसरे विद्यालयों से अलग देते हैं। आज किसी विद्यालय में बच्चों को पंचांग के बारे में नहीं बताया जाता। बिल्कुल नहीं बताया हमारा जाता है। भारतीय पंचांग क्या है? और जो सब हमने कुछ है जी वो कितने वर्षों से ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो अब बताया सृष्टि जाता के है, प्रारंभ से सृष्टि के प्रारंभ से हम ग्रह हम नक्षत्रों अपने के बारे बच्चों में को बताते सबसे पहले सवेरे आज का पंचांग बताते हैं। हैं। जी उसके बाद अभी तक हमने बच्चों को केवल इतना सिखाया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि नहीं, अब आवश्यकता है कि हम इन 4 देवों के साथ एक देव और जोड़ दें, राष्ट्र देवो भव। तो हम ये बच्चों को रोज सवेरे ये याद कराते हैं कि 4 देवता जिनकी समर्चना अभी तक हम करते आ रहे हैं, उनके साथ राष्ट्र देवो भव भी आवश्यक है। तो हम ये उनसे बुलवाते हैं। और उसके अलावा हम अपने वैदिक सनातन धर्म के जो आधार हैं, हनुमान चालीसा है, रुद्राष्टक का पाठ है, गणपति स्तोत्र है, राम स्तुति है, गीता का पाठ है, सरस्वती वंदना है, रामायण की चौपाइयाँ हैं, ये हम बच्चों को असेंबली में डे वाइज करवाते हैं, ताकि हमारे बच्चे जब विद्यालय से निकल कर भी किसी भी प्रतिष्ठान में आगे पढ़ाई करें, कहीं भी जाएं, जॉब करें, तो उनका जुड़ाव अपने वैदिक सनातन धर्म से बना रहे। क्योंकि यदि सनातन से जुड़े रहेंगे तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और उसके अलावा जो नैतिक मूल्य हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, हमारे राष्ट्र भक्तों की कहानियां हैं, संतों की कहानियां हैं। हमारे देश के भारत ने देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है विश्व को। हिंदुओं का योगदान के नाम से गुरुदेव की एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तिका है, उसमें हमारे देश ने, हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को क्या क्या दिया है। आज जिन चीज़ों को, जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम विदेशियों की समझते हैं, वो हमारे देश की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इसके बारे में बच्चों को बताना कि हमारा राष्ट्रीय गौरव क्या है, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। हमारे देश के लोग, ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी संस्कृति थी, जो हमारी गुलामी का इतना वर्ष थे, उसमें हम अपने सनातन को भूल गए, हम अपने देश को भूल गए, हम अपने राष्ट्र प्रेम को भूल गए थे। अभी मैं एक चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें एलियंस के विषय में बात हो रही थी। तो दीदी, जैसा आपने कहा कि हमारे सनातन में वो जो विदेशी वैज्ञानिक हैं, वो हमारे राम के समय के जो पुष्पक हैं उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। बड़ा सुन के अच्छा लगा कि विदेशी वैज्ञानिक भी अब हमारी संस्कृति से, ये विमान कैसे उड़ते हैं, पूरा एक शास्त्र उन्होंने बताया, जिसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था कि कोई विमान शास्त्र भी है। मैं आपको वो पुस्तक दूंगी, उससे विश्व को हिंदुओं का योगदान, उससे कैसे कैसे काम होता है। दीदी ये बताइए कि एक तरफ तो आपने बच्चों को राष्ट्र निर्माण पे लगाया और उनको नींव तैयार की,
फिर आपने एक और नया प्रकल्प चालू किया जिसकी हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़रूरत थी। वो है कैंसर के जो अंतिम क्षणों के रोगी हैं, उनकी सेवा करना। वो प्रकल्प कैसे शुरू हो गया? आ, मेरे पास एक आदिवासी लड़की रहती थी, अनीता नाम था उसका। 2008 में उसको कैंसर हुआ। उसके परिवार का कोई नहीं था उसके साथ, वो मेरे पास आश्रम में ही रहती थी। और उस समय मेरे पास भी उतने संसाधन नहीं थे, बहुत मुश्किल से यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके विद्यालय चला रहे थे। लेकिन ऐसे में कैंसर ने भी धर दबोचा। अब जो मेरे पास रह रही थी उसकी व्यवस्था करना भी मेरा ही काम था। तो उसकी हमने सर्जरी करवाई, रेडियोथेरेपी भी हुई, कीमोथेरेपी भी हुई, जितना संभव हो सकता था हमने उसका इलाज करवाया। परंतु 2010 में अंततः हम उसको नहीं बचा सके। जब उसकी मृत्यु हुई उससे पहले के जो 2 महीने थे वो बहुत कष्टकारी थे। और जितने अनीता के लिए कष्टकारी थे उतने ही हम लोगों के लिए भी कष्टकारी थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप घर ले जाइए, अब जब तक है आप सेवा कीजिए, वेट एंड वॉच। और हमें समझ नहीं आता था कि हम इसकी सेवा क्या करें, क्योंकि बहुत तकलीफ में होती थी, ना वो खा पाती थी ना वो बोल पाती थी, केवल आंखों से आंसू गिरते थे। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता था कि भगवान इसको मुक्ति दे दो। जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद मुझे लगा कि ये तो हर कैंसर मरीज के परिवार की यही स्थिति होगी। जितना कैंसर का मरीज परेशान है उतना ही परिवार भी फ्रस्ट्रेट होता है, उतनी डिप्रेशन परिवार में भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? और हमारे यहाँ जितने ट्रीटेबल पेशेंट्स हैं, क्योरेबल पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो हज़ारों बेड है। लेकिन जिनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, क्योरेबल ही नहीं है, उनको डॉक्टर कह देते हैं कि घर ले जाइए और सेवा कीजिए। जो संपन्न परिवार हैं वो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो संपन्न नहीं हैं, जो रोज़ की मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, वो ना तो प्राइवेट स्टाफ हायर कर सकते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल में रख सकते हैं। सरकारी अस्पताल में उतनी जगह नहीं है कि उन सब लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। तो ऐसे में वो परिवार क्या करे? वो केवल परेशान होता है, वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बिल्कुल टूट जाता है, फिजिकली थक जाता है, इमोशनली पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। और ऐसे में उनको समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। और अगर ऐसे में एक व्यक्ति घर में बीमार है और दूसरा कमाने वाला है, वो सेवा करेगा या कमाने जाएगा? और भगवान ना करे अगर कमाने वाला ही बीमार हो गया, उसी को कैंसर हो गया, तो वो कहाँ क्या करेगा वो परिवार? ये सोच के कारण बहुत देर दिनों तक हमने चिंतन किया कि क्या किया जाए, तो समझ नहीं आता था कि क्या करें। 2012 में मेरे को यूनाइटेड किंगडम जाने का मौका मिला, मैं गई लंदन। तो वहाँ मैंने, अब हमारा क्योंकि संस्था वहाँ बहुत वर्षों से है, तो हमारी संस्था के गुरुदेव के अनुयायी बहुत, वहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। तो वहाँ मेरे को किसी ने बताया कि आप हॉस्पिस देखिए। मैंने पहली बार हॉस्पिस शब्द वहाँ सुना। मैंने गूगल पे सर्च किया और वहाँ के 2 हॉस्पिसेस की मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली। मैं देखने के लिए गई और जब देखा तो एक बार तो लगा कि हम नहीं कर पाएंगे। कारण उसमें था कि वो बहुत लेविश था। वहाँ मरीज़ के लिए एक कुर्सी भी हज़ारों पाउंड की थी। मुझे लगा कि ये हमारे लिए संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। पर फिर कहीं से ऐसी प्रेरणा गुरुदेव ने दी कि जिन लोगों की सेवा करने का तुम सोच रही हो, उन लोगों को लग्जरीज नहीं चाहिए, उनको सेवा चाहिए, उनको नेसेसिटीज चाहिए। जी, उनको आवश्यकताएं चाहिए। जिन लोगों के हॉस्पिसेस हमने देखे वो तो लग्जरीज वाले थे, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल के थे। हमें तो नेसेसिटी वाला चाहिए। बस वहीं से विराट हॉस्पिस की नींव पड़ी। मैंने वहीं से डॉक्टर गुमाश्ता, जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनको फ़ोन किया कि हमें ये करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जगह ढूंढते हैं। बस मैं वहाँ से दिसंबर में लौट के आई और ये ईश्वरीय व्यवस्था थी कि जब मैं वहाँ से लौट के आई तो मैत्रेयी जी, जो मेरे साथ विद्यालय का कार्यभार अब संभाल रही हैं, वो भी मेरे पास आ गई। तो उन्होंने विद्यालय का कार्यभार ले लिया मेरे से और आपको और मुझे हॉस्पिस के लिए फ्री कर दिया। दीदी, मैं आपके हर शब्द को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत महान व्यक्तित्व थे।
महेंद्र चौधरी साहब, ईसोफेगस का कैंसर था उनको, तो खाना बंद हो गया, सब हो गया। तो लेकिन इसीलिए जो आप कर रही हैं वो मैं हर शब्द महसूस कर सकता हूँ। दीदी ये बताइए कि हॉस्पिस जो होता है, आप तो इंग्लैंड में देख के आई थी और फिर आपने जबलपुर में शुरू किया, तो ये क्या होता है और कितनी परेशानियां हैं आपको शुरू करने में इसको? हॉस्पिस ऐसा स्थान होता है जहाँ कैंसर के उन मरीजों को हमारे यहाँ हमने केवल कैंसर तक उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, पर विदेशों में कोई भी टर्मिनल डिजीज़ हो उसके लिए वहाँ पर हर शहर में जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके साथ हॉस्पिस होता है। और उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अस्पताल की व्यवस्था और आश्रम का वातावरण। कुल मिला के हम लोगों का उद्देश्य जो है वो ये है कि एडिंग लाइफ टू द डेज व्हेन डेज कैन नॉट बी एडेड टू लाइफ। जब हम जीवन में दिन नहीं बढ़ा सकते तब हम जितने दिन हैं उनमें जीवन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही हमारी संकल्पना थी। भारत में आज भी गिने चुने उंगलियों पे गिने जाने लायक हॉस्पिसेस हैं। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनमें आज भी कोई हॉस्पिस नहीं है, और मध्य प्रदेश का ये हमारा एकमात्र हॉस्पिस है। और शायद मुझे कंफर्म नहीं है, पर मेरे हिसाब से दुनिया का एकमात्र हॉस्पिस है जो मॉर्फिन फ्री है। ओके। हम मॉर्फिन नहीं देते। हाँ, क्योंकि कैंसर पेशेंट को तो जब उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको मॉर्फिन दिया जाता है ताकि वो शांत रहे, दर्द को सहन कर सके। जी। तो हम लोगों ने ये जब प्रारंभ किया तो समस्याएं, सबसे पहली समस्या तो हमें ये आई कि हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं था कि हम प्रॉपर्टी खरीद सकें। कुल 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए हमारे पास थे, और 3 महीने तक हम इस शहर में घूमते रहे कि हमें किराए का मकान मिल जाए और हम उसमें ये प्रकल्प शुरू कर सकें। लेकिन प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ थी, सबको लगता था कि हम अगर अपना मकान देंगे तो उसमें मृत्यु तो होगी, रोज होती रहेगी, रोज मृत्यु होती रहेगी हमारी प्रॉपर्टी। फिर कटंगा में आपने प्रारंभ किया सबसे पहले, और हॉस्पिटल्स में भी ट्राई किया, पर कोई हॉस्पिटल्स वाले भी अपने अपने कारणों के कारण नहीं तैयार हुए। फिर रामपुर बंदरिया तिराहे पे शर्मा जी हैं, अशोक शर्मा जी, उनका एक ड्यूप्लेक्स खाली हुआ था। उनको मैंने फ़ोन किया कि हमें कोई जगह चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दीदी 3 दिन पहले हमारा ड्यूप्लेक्स खाली हुआ है, आप तो वहाँ शुरू कर लो। तो हम जब देखने गए तो वो उस समय जिन्होंने पहले उसको खाली किया था काफ़ी बुरी स्थिति में छोड़ा था, तो 1-1.5 महीना लगा हम लोगों को रेनोवेट करने में। और हम लोगों ने 14 अप्रैल 2013 8 बिस्तर से हमने वो प्रकल्प शुरू किया, और ये निर्णय लिया गया कि हम 1 साल तक उसमें मीडिया को नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि नया प्रकल्प था, नई सोच थी, और पता नहीं कितने सक्सेसफुल होंगे, और बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारधारा थी। यहाँ तक लोग ये भी कहते थे कि जिन्होंने बचना ही नहीं उन पे पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा भी ऐसे भी शब्द ऐसे तो दीदी मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चों के भी ये मैंने शब्द सुने हैं। तो ऐसा इसमें क्या करना, ऐसा हम लोगों को जब बहुत बार सुनने को भी मिला, लेकिन हम लोगों को का था कि नहीं, एक बार तो ट्रायल देना है, 1 साल तो हम ट्रायल देंगे। और पहले 10 दिन हमारे पास कोई मरीज़ नहीं आया। 10 दिन बाद एक पेशेंट आया, छठीलाल गुप्ता, और वो 10 दिन तक रहा। 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, उसी दिन दूसरे पेशेंट आ गए, और उसके बाद से लेकर आज तक 13 वर्ष हो गए हैं, और 2600 से अधिक मरीज़ों की सेवा करने का सौभाग्य ईश्वर ने हमें दिया है। 4 साल तक हम उसी मकान में हम लोगों ने ड्यूप्लेक्स में कार्य किया, और फिर धीरे धीरे जब लोगों को ये दिखने लगा कि नहीं, ये प्रकल्प सही में एक पवित्र कार्य है, और ऐसे लोगों की सेवा करने का प्रकल्प है जिनको परिवार भी नहीं संभाल पाता। क्योंकि जब कभी कभी घाव वाले मरीज आते हैं ना, जिनके बड़े बड़े घाव होते हैं, उनको परिवार के लिए भी संभालना संभव नहीं होता, क्योंकि गांव के लोग होते हैं, ड्रेसिंग हो नहीं पाती। और जब तक ऐसे बड़े बड़े घाव, जो क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू के कारण मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है, और अगर उस कैंसर में
अच्छे से स्टरलाइज करके पूरी तरह से हाइजीनिक वे से अगर ड्रेसिंग नहीं होती है और मक्खी बैठ गई तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, वो मैगट्स हो जाते हैं और फिर उसमें स्मेल होती है। तो परिवार के लोग चाहकर भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाते और तकलीफ बहुत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स की लुक आफ्टर करने के लिए कौन सी जगह है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो जवाब दे देते हैं और बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे खर्चीले भी हैं, हैं सरकारी और अस्पताल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर नहीं पाते कर हमारे नहीं यहाँ पाते कर जी। नहीं पाते क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स इतनी ज़्यादा है। तो जब हमारे यहाँ 4 साल तक हमने किया तो लोगों ने बहुत सहयोग किया, देश के लोगों ने भी किया, विदेश के लोगों ने भी किया, अपने शहर के लोगों ने भी, जबलपुर के लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और भेड़ाघाट में गोपालपुर में हम लोगों ने 3 एकड़ लैंड लेके वहाँ पर बनाया, थोड़ा सा बनाया पहले ताकि पेशेंट्स को शिफ्ट कर सकें। और वहाँ हम लोग 2017 फरवरी में वहाँ शिफ्ट हुए और आज 13 वर्ष हो गए हैं और 2600 से अधिक पेशेंट्स की वहाँ हम लोग इस प्रकल्प के माध्यम से सेवा करने का हम लोगों को सुअवसर प्राप्त हुआ है। और इतने वर्षों में ये अनुभव हुआ कि भले विद्यालय का प्रकल्प हो या कैंसर वाला प्रकल्प हो, दोनों प्रकल्पों में मेरा ऐसा अनुभव है कि चाहे वो पेशेंट्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, जब उनका जन्म होता है तो वो अपने हिस्से की शिक्षा और अपने हिस्से की सेवा वो अपने प्रारब्धानुसार लिखवा कर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम लोगों को सेवा का कोई मौका मिल रहा है तो वो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने अपने जीवों की सेवा के लिए हमें चुना। उस व्यक्ति के जीवन में आपका नाम है, हाँ, ईश्वर ने आपको ये इसलिए ईश्वर रखा। ने हमें इस सेवा का अवसर दिया, ये हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मित्रों, जो हमारे पॉडकास्ट के दर्शक हैं, द फर्स्ट टॉक के दर्शक हैं, एक बात जान लें कि तम्बाकू जानलेवा है और जो भारत में तम्बाकू का सेवन बहुत करते हैं, गुटखे खाते हैं, उससे होने वाला कैंसर भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। हालांकि एक और अभी जो नई रिसर्च आई उसके हिसाब से मुख के कैंसर से ज्यादा अब महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो सावधानी रखिए, सावधानी में ही सुरक्षा है। अगर आप तम्बाकू खाते हैं तो बिल्कुल आज से ही तम्बाकू ना खाने का संकल्प लें। और यदि महिलाएं जो हमारा पॉडकास्ट देख रही हैं वो स्वस्थ जीवन जीने के लिए वर्ष में एक बार मेमोग्राफी जरूर कराएं। दीदी ये बताइए कि कहाँ से आपके पास पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास पेशेंट्स पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं और कई बार मध्य प्रदेश के आसपास के प्रदेशों से भी आते हैं, यूपी बॉर्डर से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आते हैं और कई बार तो टाटा मेमोरियल मुंबई से भी रेफ़र होकर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास दूर दूर के पेशेंट्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि एक तो शहर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनको व्यवस्था मिल जाती है दूर दूर से आने वालों को। दूसरा 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास, केयरर स्टाफ है, कुकिंग स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ रहता है। डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो नित्य प्रति आते हैं, राउंड लेते हैं, पेशेंट्स की तकलीफ़ को देखते हैं, समझते हैं, उनका हल बताते हैं। और उसके साथ साथ मरीज़ के साथ में परिवार का एक व्यक्ति अगर रहना चाहता है तो उसकी भी भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ निःशुल्क है, क्योंकि आवश्यकता पेशेंट की सेवा के लिए नहीं है, मरीज के मनोबल के लिए है, ताकि मरीज को ये ना लगे कि मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। जी। परिवार का एक व्यक्ति साथ रहता है तो मरीज का मनोबल बना रहता है। और जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ तो आप और आपका परिवार है। काम उनकी सेवा के लिए तो स्टाफ है ही, लेकिन पेशेंट की मोरल बूस्टिंग के लिए उनके साथ अगर परिवार का एक व्यक्ति रुकता है तो मरीज के लिए अच्छा रहता है। दीदी, लोग मंदिर बनाने के लिए दान दे देते हैं, चंदा देते हैं, अपना नाम बढ़ाने के लिए बड़ा दान चंदा देते हैं। ये बताइए कि ऐसे प्रकल्पों के लिए चंदा मिलना कितना मुश्किल है? देखिए, मेरा तो ऐसा सोचना है कि हॉस्पिटल बनाना अगर ज़रूरी है तो आज के समय में वैदिक सनातन धर्म के रक्षण के लिए मंदिर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है। वैदिक सनातन धर्म और आज के जो वैश्विक परिवेश है उसमें मंदिर भी ज़रूरी हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी क्रेडिबिलिटी है, अगर हमारे काम करने में पारदर्शिता है, आप जिस काम के लिए पैसा आपको मिल रहा है आप उसी में ईमानदारी से लगा रहे हैं, तो
ऐसा नहीं है कि हमारे पास ओवरफ्लो होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे पास पैसे का ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन हमारे अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा के कार्य में लगे हैं, तो ईश्वर अपना काम कराने के लिए कमी कभी नहीं होने देते। नहीं, लेकिन दीदी जितना हाथ खोल के लोग मंदिरों में दान करते हैं, और अब तो क्या क्या होता है, ये बताइए कि वो पैसा अगर उतना हॉस्पिस जैसी जगहों पर आए तो देखिए, कितने लोगों का उद्धार हो सकता है। 13 वर्षों में इतना बड़ा प्रकल्प संजीव जी खड़ा हुआ है, तो लोगों के सहयोग से ही खड़ा हुआ है। मैं तो सन्यासी हूँ, ना मैं नौकरी करती हूँ, ना मैं बिजनेस करती हूँ, लेकिन खड़ा तो वो सबके सहयोग से ही हुआ है। और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये संतोष की बात होनी चाहिए कि ज़ीरो से स्टार्ट करके आज इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हो गया। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अभी तक हम केवल लास्ट स्टेज के मरीजों को लेते थे, लेकिन अब CSR फंड के माध्यम से और सभी लोगों के सहयोग से हमारा जो हॉस्पिस है वो एक हॉस्पिटल के रूप में अब तैयार हो गया है। हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई है, मशीनें कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं, और ये एक 100 बेड का प्रकल्प तैयार हो गया है, जिसमें अब हम प्रारंभिक अवस्था के मरीजों को भी ले सकेंगे। और अभी तक तो हम केवल सेवा करते थे, अब इलाज भी संभव हो पाएगा। और उसमें ब्रेकी थेरेपी की मशीन ऑलरेडी चल रही है, रेडियोथेरेपी, जो कि एक लाइफ सेवर है, और फोकस रेडिएशन के लिए इस मशीन का उपयोग होता है। आजकल तो साधु संत बड़े विवादों में हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता। बहुत सारे प्रकल्प साधु संतों के माध्यम से भी चल रहे हैं। आप वात्सल्य ग्राम में पूज्य दीदी माँ रितंभरा जी को देखिए, वो कितना बड़ा प्रकल्प चला रही हैं। और देश के अनेक हिस्सों में अनेक बड़े-बड़े प्रकल्प चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं साधु संत प्रकल्प नहीं चला रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने अच्छे-अच्छे सेवा के प्रकल्प हैं, उन सेवा के प्रकल्पों के पीछे कहीं न कहीं साधु समाज का हाथ अवश्य है। अ, कहीं वो सामने आते हैं और कहीं सामने नहीं आते, लेकिन अच्छे-अच्छे प्रकल्पों के पीछे मार्गदर्शन कहीं न कहीं आपको अध्यात्म का ही मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। दीदी ये बताइए कि जिस तरह से ये कुछ साधु के भेष में कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवा के अंदर गंदगियां कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उससे आपके समाज पे कितनी चोट होती है, कितना दुख होता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कष्ट तो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का समाज भी बहुत जागरूक है। वो सही और गलत के अंतर को समझता है, और वो सही और गलत में डिफरेंशिएट करता है, और जो सही में साधु होगा, वो गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। साधुता हमेशा हमें ईश्वरत्व की तरफ लेकर जाती है, हमें पतन की तरफ नहीं लेकर जाती। साधुता अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और वो अध्यात्म का परिणाम ही है। अध्यात्म होगा तभी साधुता आएगी। बिल्कुल। संत समाज का ये संदेश है, दीदी की तरफ से ये संदेश मिला है कि लोग समझ जाते हैं कि कहाँ गंदगी है और कहाँ साधु के वेश में साधु हैं। जी। दीदी ये बताइए कि अब आगे की क्या योजना है? आगे की योजना तो अब जो हमारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो गई है, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग केवल तैयार हुई है अभी। अब उसको आगे चलाने का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कैसे चलेगा। तो अब उस पे कार्य योजना जो है वो तैयार हो रही है। उसमें कुछ मशीनें आ गई हैं, और कुछ मशीनों के लिए व्यवस्था के लिए प्रयत्न चल रहे हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि हम तो जैसे एक कंपनी में मैनेजर होता है ना, हमारा काम तो मैनेजमेंट का है। ईश्वर उसके मालिक हैं, उन्होंने अपनी कंपनी में हमें मैनेजर रखा है, तो व्यवस्था वही देंगे। मैं हमेशा इसी भाव से चलती हूँ कि मैं मैनेजर हूँ, अगर मालिक को कंपनी चलानी है, अपनी व्यवस्था चलानी है, तो व्यवस्था चलाने के लिए साधन भी वो देंगे। बिल्कुल दीदी, आपके जो विचार हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि कोई उद्योगपति हैं, आपके पास भी CSR फंड है, तो उसे अच्छे कामों में लगाएं। यदि आप अपने बच्चों की बर्थडे मनाना चाहते हैं, यदि आप कहीं भी दान करना चाहते हैं, तो एक बार उन लोगों का अपने मन में ध्यान अवश्य लाएं जिन्हें आपके एक एक पैसे की आवश्यकता है, और
उस जगह अपने दान करें जहां आपके एक एक पैसे का सदुपयोग होगा, उन लोगों के लिए होगा जो अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें महंगी महंगी मेडिसिन और महंगी महंगी इलाज की आवश्यकता है। तो मित्रों, जरूर याद रखिए कि आप जब भी कुछ ना कुछ दान करना चाहते हैं तो एक बार विराट हॉस्पिस जरूर जाएं। दीदी, और ये बताइए कि क्या बेसिक आवश्यकताएं हैं अभी विराट हॉस्पिस में? विराट हॉस्पिस में अभी तो सबसे बेसिक आवश्यकताएं, कुछ मशीनें हैं जो अभी हम लोगों को व्यवस्था करनी है। रेडियोथेरेपी की एक और मशीन लगनी है, और हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए वहाँ पर इक्विपमेंट्स ही अब तो कुछ काफ़ी तो लग गए हैं और कुछ और आने हैं, और उसके बाद पेशेंट्स को भरपूर व्यवस्था मिल सके, जो हमारे पास दूर दूर से पेशेंट आए उनको पूरी सेवा मिल सके। अब तो उसी व्यवस्था की प्लानिंग करनी है कि उसको आगे सस्टेनेबल कैसे बनाना है। अब तो उस पर विचार करने की बात है। बिल्डिंग तो बन ही गई। दीदी, जो आपने विराट हॉस्पिस बनाया है वो भी बड़ा सोच समझ के बनाया है। मतलब बायोगैस भी है उसमें, और प्रकृति का कम से कम दोहन करते हैं। जी। हम लोगों ने शहर से दूर और मेन रोड से अंदर इसीलिए वो पूरा कैंपस बनाया। हमें मेन रोड पर भी जगह उपलब्ध थी, लेकिन पहला कारण उसमें सड़क से दूर बनाने का ये था कि नर्मदा जी के 300 मीटर में नहीं आनी चाहिए, जी। क्योंकि नर्मदा जी में किसी भी तरह से पॉल्यूशन ना जाए, यही मैया की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा, ऐसा कैंपस हो और ऐसी व्यवस्था हो कि जहां मरीजों को रहने के बाद ये ना लगे कि हम अस्पताल से निकलकर फिर अस्पताल में आ गए, अस्पताल से निकल के हम आश्रम में आश्रम में आ गए। हम अपने गांव जैसे घर में हैं, चारों तरफ पेड़ हैं, ग्रीनरी है, और मरीजों का पूरा भोजन जो है हमारे यहाँ, क्योंकि गौशाला है, हम लोग कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बाज़ार से नहीं खरीदते हैं। दूध, दही, पनीर, मठा, कोई भी मिठाई बननी है तो वो वहीं के दूध से बनाया जाता है पूरा प्रोडक्ट। हम बाज़ार से कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो मरीज़ों को जो कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध होना है वो पूरा ऑर्गेनिक हो, और इसलिए हमारे यहाँ गोबर गैस प्लांट भी है। आज पूरी दुनिया गैस सिलेंडर्स के लिए परेशान है, लेकिन हमारे मरीजों का खाना पहले से ही, उनका भोजन जो है वो बायोगैस पे बनता बायोगैस है, से चल रहा है। बायोगैस पे बनता है। और मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम सब्जियां जो हैं वो अपने खेत में ऑर्गेनिक, केवल गाय के गोबर की खाद से उगाएं। उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कोई यूरिया नहीं, कुछ भी नहीं डालते। हम केवल गाय के गोबर की खाद से हम सब्जियां उगाते हैं, और कोशिश करते हैं कि बाज़ार से कम लेनी पड़े, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है। और हमारे यहाँ कैंपस में, चाहे वो विद्यालय का कैंपस है या हॉस्पिस का कैंपस है, दोनों कैंपस में हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं, ताकि हमारे यहाँ से एक बूंद भी दूषित पानी नर्मदा जी में जाकर ना मिले, ना किसी नाले में मिले। वहीं के प्रकृति वहीं का है, पानी, प्रकृति को वापस दे वहीं दिया। के वहीं पानी को ट्रीट करके, उसको रिसाइकिल करके और धरती के अंदर चला जाए, और उसी पानी को नीचे जाके वो धरती के चैनल्स को रिचार्ज करे, ये हमारा प्रयत्न है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी पानी का कोई भी सोर्स हमारे आश्रम से बाहर नहीं जाता है। दूसरा, जितना अधिक से अधिक हो सके बिजली बचाने का भी प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ कैंपस में, क्योंकि रूरल एरिया है तो लाइट जाती है, तो हमने सोलर पावर बैकअप रखा हुआ है। उसके लिए पेशेंट्स के स्नान के लिए गीज़र, सोलर गीज़र लगा रखा है। समर्सिबल पंप भी हमारा सोलर है। स्ट्रीट लाइट्स जितनी हमारे कैंपस में है वो सारी सोलर लाइट्स लगा रखी हैं। तो कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक हमारा कैंपस जो है वो इको फ्रेंडली हो, कम से कम कम से कम जो है वो कार्बन डिस्चार्ज हो, और एनर्जी सेव हो, क्योंकि एनर्जी सेव करना भी राष्ट्र की सेवा है। बिल्कुल दीदी। और मेरा आपके सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि अपनी लाइफ में अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक खाइए। ऑर्गेनिक, आपके पास जगह नहीं है ज़्यादा, घर की छत पर उगा सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके हम ऑर्गेनिक भोजन की तरफ जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और अगर किसान सुन रहे हों, मेरा तो ऐसा मानना है कि, और मेरा अनुभव भी है कि अगर आप जितना केमिकल्स डालकर, जितना पेस्टिसाइड्स डालकर जो भी सब्जी अनाज उगा रहे हैं,
आज हम देखते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है कि अगर मूंग भी है, मैं कल एक वीडियो देख रही थी कि मूंग एक दिन पहले बिल्कुल हरी है और दूसरे दिन पूरी सूख गई। कितना स्प्रे हो रहा है दवाइयों का, और वो दवाइयों का जो स्प्रे है वो हमारे शरीर में जहर बन के जा रहा है, और ये कैंसर जैसी बीमारियां इसीलिए आ रही हैं। जी जी। हमारी जनरेशन्स को अगर हमें बचाना है तो हम अपने खेत से पहले बचा सकते हैं। हमें अपने खेतों को देखना पड़ेगा, खेतों की तरफ देखना पड़ेगा, हमें अपनी फसलों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन कैंसर का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है। पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। हम तम्बाकू, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। एक मरीज़ हमारे यहाँ था, एक मरीज़ भर्ती था, तो उसका भाई, मैं वॉक करके आ रही थी तो गेट के बाहर उसका भाई खड़ा था और वो बाहर खड़ा होकर तम्बाकू खा रहा था और बीड़ी हाथ में। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ खड़े होकर बीड़ी पी रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो, तुम कौन कौन हो भाई, यहाँ गेट पे बाहर क्यों खड़े हो? बोले जी मेरा भाई यहाँ अंदर भर्ती है। तो मैं, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोल पाती, उसने कहा मेरे बड़े भाई की मृत्यु भी यहीं हुई थी। उसके बाद भी उसको कोई डर नहीं है, उसको नहीं, कोई मतलब दहशत नहीं एक है, भाई की मृत्यु हो चुकी है, दूसरा का दूसरा इंतजार है। भर्ती है। तो मैंने उसको, जानते हैं क्या उत्तर दिया? मैंने कहा फिर तुम एक काम करो, अपने लिए भी बेड नंबर चूज कर लो, कौन सा चाहिए। हाँ, क्योंकि जब दो भाई हैं तो तुम्हारा पक्का है भाई तुम्हारे तुम उसी रास्ते पर तो हरकतों चल से। रहे जी हो, बिल्कुल उसी बिल्कुल। रास्ते पर चल रहे हो ना। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि हम कंबल को छोड़ते हैं लेकिन कंबल हमें नहीं छोड़ता। वही स्थिति है कि जो नशा एक बार करना सीख गया उससे छूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन मनुष्य चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से आती जा रही है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, और अब तो लड़कियां सरेआम बिना किसी संकोच के सिगरेट पीती दिख जाती हैं। सिगरेट के साथ साथ शराब और जो अन्य नशे हो रहे हैं महानगरों में, तो बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां जो है वो, जो आधुनिक नशे आए हैं और बहुत खराब नशे हैं, वो सब कर रही हैं। और वो मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में अपने आप को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उनको इस बात की कल्पना भी नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो दीदी आप एक संदेश हमारे यूथ को जरूर दीजिए। यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपने स्वास्थ्य को संभालिए, शरीर के स्वास्थ्य को संभालिए और अपनी बौद्धिक स्वास्थ्य को संभालिए, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा तो आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे, और आपका बौद्धिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप ये बाकी सारे काम भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर बुद्धि ठिकाने रहेगी तो सब ठिकाने रहेगा, अगर बुद्धि का नाश होगा तो सर्वनाश होता है। दीदी आज जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि सबसे बड़ी समस्या जो है भारत में वो ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप महिलाओं को कोई संदेश दीजिए, कोई सीख दीजिए ताकि वो इलाज कराएं, वो टेस्ट कराएं और इस समस्या से बच सकें। महिलाओं को के लिए अपना स्वयं का चेकअप करना उनको सीखना चाहिए। आज हमारे जहाँ जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उसको अपने चेकअप के लिए स्वयं टेक्निक्स बताते हैं। उस चीज़ को सीखें और स्वयं अपना चेकअप करें, और अगर उनको कहीं भी संदेह कुछ भी लगे कि कुछ उनको गलत लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हमारे यहाँ जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ी स्केल पर निःशुल्क कार्य हो रहा है। मैं स्वयं वहाँ जाकर, मेडिकल कॉलेज में, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर मैंने देखा है कि वहाँ 50-50 हज़ार रुपए के इंजेक्शन फ्री लगाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार भी किस हद तक करेगी? जब तक हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, सरकार हमें घर आकर नहीं ठीक कर सकती है। जागृत तो हमें स्वयं होना पड़ेगा। सरकार अपना काम करे, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को वॉलंटियर करके अपनी ध्यान हमें स्वयं रखना पड़ेगा। इसलिए सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने आप को अलर्ट रखिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर अर्ली स्टेजेस में समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हम थोड़े से अलर्ट रहें, आपको थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी दिखे तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना जांच कराइए। और मेडिकल कॉलेज में तो निःशुल्क जांच होती है, वहाँ पर जाकर कोई खर्च भी नहीं होता। इसलिए अपने बारे में सजग रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को संभाल पाएंगे।
अगर आप बीमार होंगे तो परिवार के लिए समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। दीदी, अब कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनका एक जिनका मिथ कह सकते हैं लोगों पर है। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लोगों का कहना है कि छोटी उम्र में कैंसर नहीं होता। होता है, हमने 3 महीने के बच्चे को भी होते हुए देखा है, ब्लड कैंसर छोटे-छोटे बच्चों को भी देखा है। दीदी, लोगों के मन में ये धारणा है कि मेरे तो दादाजी भी तम्बाकू खाते थे, मेरे पिताजी भी तम्बाकू खाते थे और उनको कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। आपके दादाजी भाग्यशाली थे, आपके पिताजी भाग्यशाली थे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी भाग्यशाली रहें। महिलाओं का कहना यह है कि ब्रेस्ट कैंसर उनको होता है जिनके जो ब्रेस्ट हैं वो हैवी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है, केवल हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हर स्थिति में हो सकता है। जो लोग कुछ नशे का सेवन नहीं करते, न तम्बाकू खाते हैं, न शराब पीते हैं, न कुछ करते हैं, क्या उनको भी कैंसर होता है? आप सांस तो ले रहे हैं ना, सांस तो ले रहे हैं। आज दिल्ली में रहने वाले लोग सांस क्या प्योर ले पा रहे हैं? आप सब्जी तो खा रहे हैं, दालें तो खा रहे हैं, कहाँ तक आप उससे बच पा रहे हैं? फूड एडल्ट्रेशन से तो नहीं बच सकते। आप दूध कितना प्योर पी रहे हैं? आप मार्केट में जो घी और तेल आप खा रहे हैं वो कितने प्योर हैं? किस चीज़ से बचेंगे? क्या योगा से कैंसर को रोका या बचा जा सकता है? प्राणायाम से अगर हम नित्य प्रति प्राणायाम करते हैं तो हम अपने अंदर अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अपने हर एक की बॉडी में कैंसर सेल्स रहते हैं, लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि अगर आपकी बॉडी में वो सेल्स आते भी हैं तो आप उनसे लड़ने की आपके अंदर क्षमता हो। ऐसा क्या करना चाहिए कि कैंसर को से बचा जा सके? अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कीजिए, शुद्ध खाइए, शुद्ध वातावरण में रहने का प्रयास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भोजन शुद्ध करिए। और अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जड़ी बूटी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। अर्ली स्टेजेस में ऐसा नहीं हम कहते कि आयुर्वेद काम नहीं करता, लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं कि एक पुड़िया दे देते हैं तो उसके बाद कैंसर नहीं होता। ऐसे अंधविश्वास में पढ़कर अपने टाइम को ख़राब ना करें। डॉक्टर जैसा कहें आप उसको वैसा फॉलो करें और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। दीदी, झाड़ फूंक से क्या कैंसर दूर होता है? झाड़ फूंक से कुछ भी दूर नहीं होता। झाड़ फूंक से कुछ नहीं होता, सिर्फ झाड़ फूंक नुकसान से होता कुछ है नहीं होता, क्योंकि नुकसान झाड़ होता फूंक है। करने वाला पैसे वसूल लेता है। देखिए, हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है ना, ये अंधविश्वास पर नहीं, ये बुद्धि पर आधारित है और वैज्ञानिकता पर आधारित है। ये पूर्ण वैज्ञानिक है। अध्यात्म कभी भी केवल विश्वास पर नहीं चलता, ये विवेक पर चलता है। और वैदिक सनातन धर्म पूर्णतः विवेक के आधार पर चलने वाला की विचारधारा है, विवेक के चलने पर आधार पर चलने वाली पद्धति है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमें कभी भी अंधविश्वास की नहीं, उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं, विवेक पर चलो। जब तक तुम्हारी बुद्धि स्वयं उस किसी चीज़ की गवाही ना दो, तब तक किसी चीज़ को फॉलो मत करो। इसलिए किसी चीज़ को फॉलो मत करो कि बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी चीज़ को इसलिए भी मत मानो कि बहुत लोगों ने कही है, इसलिए भी मत मानो कि बहुत पुरानी है। केवल और केवल किसी बात को तब मानो जब तुम्हारी बुद्धि स्वयं उस चीज़ को स्वीकार करे और तर्क संगत, विवेक सम्मत हो बात, तब उसको स्वीकार करो। इसीलिए हमें भगवान ने बुद्धि दी है। तो बुद्धिमान बनिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसे कोई काम मत कीजिए जिससे कैंसर होने की कोई संभावना है, और एक अच्छा काम जरूर कीजिए। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो पूज्य दीदी का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर दीदी से बात करें। एक बार विराट हॉस्पिस जरूर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं और देखें कि पुण्य के काम कहाँ होते हैं। अभी आपने बहुत मंदिरों के दर्शन किए होंगे, एक बार विराट हॉस्पिस जैसे मंदिर का दर्शन भी जरूर कीजिए। और आपके पास जो भी दान करने की आपकी यदि इच्छा है, पुण्य लाभ कमाने की इच्छा है, तो एक अच्छे काम में लगाइए। नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा यह पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं, ताकि हम
आपके अनुसार और भी गेस्टों को ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।